नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RSC साइंस ट्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज कौन सी क्लास है बेटा? अपनी तीसरी पार्ट 3 है ना, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें से अपन 2 पढ़ चुके थे। कौन कौन सा? फर्स्ट वाला डाले थे तुम, पुष्प। ठीक है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक लिंग पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था पुष्प के विभिन्न भाग हैं, उनके कार्य। ठीक है, तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 मुख्य भाग। कौन कौन से होते हैं बेटा? ये अभी भी बन रहा है कल का ही। ये क्या था? स्त्री केसर। क्या था बेटा? स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? अंडाशय। ये क्या है? वर्ती। ये वर्तिका है ना, और ये अंडाशय। ठीक है, इसके बाद में एक पार्ट था अपना, कौन सा वाला बेटा? ये था पुंकेसर। क्या था? यानी नर वाला पार्ट। ठीक है, इसके 2 भाग थे। कौन कौन से? एक तो था पराग कोश। पुष्प लेके आए हो क्या? बोला था ना कल में। एक क्या था बेटा? ये तंतु। ठीक है, इधर देखो, रहने देना, तो कल तो मत लेके आना बेटा। ये कल आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सी स्कूल? रहने दो। अरे ये क्या था बेटा? ये क्या था? रंगीन वाला पार्ट क्या होता है? पंखुड़ी। और दूसरा नाम क्या था बेटा इसका? दलपुंज। ठीक है, इसके क्या होते हैं? विभिन्न रंग होते हैं। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग क्या पाए जाते हैं? इनके रंग पाए जाते हैं। क्या है ये? दल। एक को दल बोलते हैं, बहुत सारों के क्या बोलते हैं? दलपुंज। ठीक है, और यहाँ पर हरे रंग की संरचनाएं होती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। इधर देखो बेटा, बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब इसमें से जो ये मादा वाला पार्ट है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक होगा। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक होगा। और ये जो नर वाला पार्ट है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का। किसका? पराग कणों का। किसका बेटा? पराग कणों का। और ये दलपुंज है, ये क्या करता है? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसके लिए? परागण के लिए। किसके लिए? परागण के लिए। और ये क्या करता है? ये पुष्पीय जो विभिन्न अंग है, उनकी क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? रक्षा करता है या फिर सहायता करता है। ठीक है, अब परागण के अंदर परागण क्या होता है बेटा? यहाँ क्या बनते हैं? परागकोश के अंदर पराग कण। क्या बनते हैं? पराग कण। अब ये पराग कण किसकी मदद से यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाएंगे? कीटों के माध्यम से या किसी भी माध्यम के द्वारा। ये जब ये परागकण, ये जैसे ये परागकण है बेटा, तो ये यहाँ से वर्तिकाग्र पर जो पहुंचते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? परागण। क्या बोलते हैं? परागण। परागण। ठीक है, अब परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। अब जैसे मैं एक पादप ले लेता हूँ। ठीक है, इस पादप में कितने पुष्प है? 2 ही लेना है बेटा अपन को। ठीक है, अब उसी पादप के जैसे एक पुष्प के जैसे कोई भी उसका एक पुष्प है। क्या है? एक पुष्प। उस पुष्प के अगर परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं बेटा? स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं बेटा? स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। लेकिन तुम्हारे को जो लिखवाया था मैं, तुम्हारे को वही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आती है अपने पास में परपरागण। क्या होता है? परपरागण। अब समान जाति के पुष्प होने चाहिए। जैसे सरसों का पुष्प है तो सरसों का होना चाहिए, और गुलाब का पुष्प है तो गुलाब का ही पुष्प होना चाहिए। ठीक है, तो अपन जैसे किसी भी सरसों का पुष्प ले रहे हैं, तो इसका जो परागकण है, तो इसी यानी सरसों का जो पादप है, वो सरसों के दूसरे पादप के अगर वर्तिकाग्र में परागकण जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? परपरागण। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद में लिख रही है क्या तू बेटा? लिख रही है क्या? अच्छा, लिख ले जब। इसके बाद में अपन क्या पढ़े थे? पौधों में निषेचन। अच्छा, पौधों में निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। ठीक है, अब वो कौन सा पॉइंट था अपना? डी वाला है ना।
पौधों में निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। निषेचन का मतलब क्या होता है बेटा? संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। और भ्रूणीय विकास यानी जो निषेचन के बाद में जो कोशिकाएं बनी है बेटा, तो उनका क्या होगा? विभाजन होगा और विवर्धन होगा, यानी वो वृद्धि करेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? भ्रूणीय विकास, जो भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण को पोषण जहां पर मिलता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड, अंडाशय। ठीक है। अब बात आती है जो मादा युग्मक होते हैं, वो मादा युग्मक पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्प में। और पुष्प में कौन से पार्ट में? अंडाशय में। कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडाशय, जो कि किसका पार्ट है बेटा? स्त्री केसर का। अब इस स्त्री केसर के अंदर किसका निर्माण होगा बेटा? नर मादा युग्मकों का निर्माण होगा बेटा। मादा युग्मक बनेंगे ना बेटा यहाँ पे। ठीक है। ये मादा युग्मक डायग्राम बना लिया था क्या? अब ये मादा युग्मक बने, यहाँ से अब इधर वाला जो पोर्शन है उसको, उससे तो अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ से परागकण किसी भी कीटों के माध्यम से कहां पर पहुंच जाते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर। कहां पर पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र। फिर ये परागकण क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? अंकुरित होकर पराग नलिका। ये पराग नलिका कहां पे जाती है बेटा? बीजांड में जाती है। और बीजांड में जाकर क्या हो जाती है बेटा? हट जाती है। अब ये परागकण इधर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर आकर परागकण किससे मिल जाएंगे? मादा युग्मकों से। पराग नलिका तो काम खत्म हो गया। ठीक है। और यहाँ आकर पराग नलिका फट गए और नर युग्मक और मादा युग्मक क्या हो चुके? मिल चुके। क्या हो चुका? मिल चुके। यानी क्या हो चुका? निषेचन हो चुका। क्या हो चुका बेटा? निषेचन। अब निषेचन हो चुका, अब क्या होगा? भ्रूणीय विकास। अब निषेचन के बाद में ये कोशिकाएं क्या होगी बेटा? 1 से 2 और 2 से 4। ठीक है। इस प्रकार से इनमें वृद्धि होती रहेगी। ठीक है। और साथ ही साथ कोशिकाओं में क्या होगी? वृद्धि भी होगी और विभाजन भी होगा। तो उसे को क्या बोलते हैं? पौधों में निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। तो बीजांड से तो किसका निर्माण होता है बेटा? बीज का। किसका होता है? बीज का। और संपूर्ण अंडाशय से क्या बनता है? फल। तो ये क्या होता है? पुष्पी पौधों में निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। इसके बाद में क्या था? अपना अंकुरण। ये नंबर पे अंकुरण था क्या? अंकुरण क्या होता है बेटा? बीज से नवोद्भिद का क्या होना? विकसित होना। क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। ठीक है। अब पर उसके अंदर डायग्राम भी बना लिया होगा ना सभी ने। तो उसके अंदर एक तो होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर, है ना। तो ऊपर तो क्या होता है? प्रांकुर। और नीचे क्या होता है? मूलांकुर। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है? भावी प्ररोह का। और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? भावी मूल का या जड़ का। जड़ को मूल भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है ना। बोलो। नवोद्भिद का मतलब होता है नए पादप का निर्माण हो रहा है ना बेटा, उसको बोलते हैं नवोद्भिद। अब इसके अंदर नई जड़ें बन रही है, एक बीज ही था ना, लेकिन उससे नई जड़ें का निर्माण हो रहा है और नए प्ररोह का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं नवोद्भिद। क्या बोलते हैं? नवोद्भिद। ठीक है। आ गया इसके बाद समझ में। इसके बाद में क्या था? कौन सा चित्र? अंकुरण वाला। इधर देखो, ये इस प्रकार से था ना बेटा बीज। पहले तो इस प्रकार से था ये चने का बीज। ठीक है। कैसा होता है चने का बीज? ऐसा होता है। ठीक है। अगर इसके ऊपर के अपन छिलके को हटा लेते हैं बेटा, तो ये क्या बढ़ जाता है? 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है ना। ये बढ़ गया बेटा। अब ये जैसे अपन जैसे मिट्टी में गाड़ देते हैं इसको, तो ये क्या कर जाता है? यहाँ से ये बीच में से फूट जाता है बेटा। क्या हो जाता है? फूट कर इसमें से कलिका निकलती है बेटा। क्या निकलती है? कलिका। अब 2 कलिकाएं निकलती है इसके अंदर से। अब जैसे कलिका निकलेगी ना, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। जब कलिका निकलती है तो बीज क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है। अब जैसे ही कलिका निकलेगी तो जो ऊपर निकलेगी, यानी जो वायु के अंदर वाला जो पार्ट निकलेगा बेटा, वो तो क्या कहलाएगा? भावी प्ररोह। ठीक है। और नीचे जो जड़ में परिवर्तित हो वो क्या कहलाएगा बेटा? यानी मूलांकुर से मूल का निर्माण और प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण। बस इतना सही है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है पुष्पी पौधों में निषेचन एवं भ्रूणीय विकास, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस साल एग्जाम में आ चुका। कौन सा वाला? ये। ठीक है। और इसके पिछले साल, इधर देखो बेटा, इसके पिछले साल जो अपना पढ़ा था ना प्रतिवर्ती चाप 2022 के अंदर, तो प्रतिवर्ती चाप भी आ चुका। अब बचे कौन कौन?
एक तो बेटा ये बचा कौन सा वाला, ये अंकुरण का बचा, ठीक है। एक बचा अपने पास प्रतिवर्ती क्रिया का, वो सॉरी तंत्रिका कोशिका थी ना, वो बनाए थे ना अपन इस प्रकार से, ऐसे बनाए थे ना, एक वो एक तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। और एक मिनट, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो उस वाले चैप्टर में बता रहा हूँ बेटा। कौन से वाले में? नियंत्रण समन्वय वाले में बता रहा हूँ। नियंत्रण समन्वय वाले में प्रतिवर्ती चाप आ चुका, ठीक है। कौन सा आ चुका? प्रतिवर्ती चाप। और ये तो इसके अंदर है ना, ठीक है। तो इसके अंदर से ये आ चुका अपने पास। और अब संभावना किसकी बन रही है जो अब पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन, यानी मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उनमें किस प्रकार से संततियां उत्पन्न होती है, कैसे प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मनुष्य के अंदर। मनुष्य के अंदर कौन सा लैंगिक अंग होता है? जैसे पुष्प होता है बेटा, क्या होता है? पुष्प। अब पुष्प के अंदर नर वाला पार्ट कौन सा था बेटा? पुंकेसर। क्या था? पुंकेसर। तो इसमें नर वाला जो पार्ट है, यानी मनुष्य के अंदर जो नर वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, मादा के अंदर कौन से मादा अंग होते हैं, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल क्या डाला था बताओ मेरे को? मानव में लैंगिक जनन। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखो बेटा स्टार करके, एक मिनट, कौन से नंबर की थी बता दो मेरे, उसी नंबर की ना। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। अब आवाज नहीं बेटा, इसके अंदर स्टार करके, और सबसे पहले तुम्हारे को डालना है इसमें डालना है बेटा किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था, ग्रीन पेन से डालो बेटा स्टार करके। किशोरावस्था किसे कहते हैं बेटा? किशोरावस्था कहते हैं, अवस्था का मतलब होता है अपनी उम्र। क्या होता है? उम्र। तो 11 वर्ष से 19 वर्ष की जो आयु होती है बेटा उसको बोलते हैं अपन किशोरा अवस्था। हाँ बेटा, कौन सी होती है? हाँ, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, ठीक है ना, ये चलती रहती है। तो अपन को क्या पढ़ना है बेटा? किशोरावस्था। तो ये कौन सी आयु होती है? 11 वर्ष से 19 वर्ष बेटा, ठीक है। किसी में 18 होता है, किसी में क्या होता है। सारी बुक भी कंफ्यूज है, टीचर भी कंफ्यूज है, साइंस भी कंफ्यूज है। साइंस एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, नई नई चीजें दिमाग में आना। अपन के गए दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या, ठीक है ना। साइंस है ही ये, ठीक है ना बेटा। तो अभी भी बहुत सी चीजों में डाउट चल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अपन को तो क्या मानना है, इस वाले जो 10th क्लास में वो क्या मानना है, 11 से 19 वर्ष की जो आयु होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। लिखो इसके अंदर, लिखो बेटा 11 वर्ष की आयु से 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि को 19 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। 11 वर्ष से 19 वर्ष, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में लाइन छोड़ के और स्टार करके इससे ग्रीन पेन से डालो यौनारंभ। यौवनारंभ, यौनारंभ का मतलब क्या होता है बेटा? यौनारंभ का मतलब होता है इस अवस्था के अंदर अब क्या होता है बेटा,
मनुष्यों के अंदर या जीवों के अंदर कोई भी हो सकता है बेटा, उसमें क्या आती है? जनन परिपक्वता। क्या आती है? जनन परिपक्वता। यानी जो भी जनन अंग पाए जाते हैं वो क्या हो चुके होते हैं? परिपक्व हो चुके होते हैं। उसे बोलते हैं बेटा यौन आरंभ। इस अवस्था में बहुत से चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस। जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी का आना, ठीक है बेटा, आवाज का क्या होना? भारी होना, ठीक है ना। इस प्रकार के चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं लड़कों में, ठीक है। आवाज फटने लगती है ना लड़कों की, तो इस अवस्था में देख लो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यौन आरंभ। लड़कियों में क्या होता है? आवाज का बारीक होना। क्या होना? आवाज का बारीक होना, ठीक है। और रोम नहीं आना, यही लिखते हैं बेटा अपन, रोम नहीं आना, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती है? यौन आरंभ में। ये चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है बेटा? ये ऐसा इसलिए होता है, अपने जो जनन अंग है, क्या है? जो अपने जनन अंग है वो क्या हो चुके होते हैं? परिपक्व हो चुके होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था बेटा, मनुष्य के अंदर पढ़ा था ना, वो 7वें नियंत्रण समन्वय वाले चैप्टर में वर्षण पढ़ रहा था। वर्षण के अंदर जो हार्मोन स्त्रावित हो रहा था बेटा, वो कौन सा था? वर्षण कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, ये था ना बेटा। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावण करने की वजह से, इधर देखो बेटा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने की वजह से, यानी जब वर्षण अच्छे तरह से परिपक्व हो चुका होता है बेटा, तब क्या करता है? उस हार्मोन का स्त्रावण करना शुरू कर देता है। और हार्मोन का जैसे स्त्रावण शुरू कर देता है तो उस टाइम पे अपने क्या आते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लड़की होती है, तो लड़की के अंदर कौन सी ग्रंथि बेटा? अंडाशय। कौन सी ग्रंथि? अंडाशय। तो अंडाशय 2 हार्मोन स्त्रावित करती है बेटा। कौन कौन से? एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है एस्ट्रोजन और एक बताओ कौन सा है? देख के बताओ। 5वीं वाली थी ना बेटा वो ग्रंथियां लास्ट में। मिल गया क्या? और ये दोनों किसके द्वारा स्त्रावित हो रहे थे? अंडाशय के द्वारा, यही है ना। तो ये दोनों, ये जब अंडाशय या हार्मोन का स्त्रावण करने लगता है तो लड़कियों में क्या देखने को मिलते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अपन एक डायग्राम भी बनाया था बेटा वहां पे, जहां मैंने बताया था कि दोनों डायग्राम को एक जगह बना लेना, नर ग्रंथियां और मादा ग्रंथियां की। वहां पे बेटा इधर देखो, आज और समझ लो, अगर वो एग्जाम के अंदर आ जाए और पूछे कि नर की अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को दर्शाने वाला नामांकित चित्र दर्शाइए, नर की पूछे तो क्या दर्शाना है? वर्षण। नर की पूछे तो क्या दर्शाना है बेटा? वर्षण। और मादा की पूछे, मादा की अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का जो दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए, तो वर्षण की जगह क्या दर्शाना है बेटा? अंडाशय। बस इतना सा याद रखना है। ये एग्जाम में आ भी रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। अब मैंने दोनों एक जगह बनवा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मादा का तो पूछे दोनों ही दर्शाया हो तुम, ऐसी गलती मत करना बेटा, ठीक है ना। ये याद रख लेना। इसके बाद में इसमें यौनारंभ में लिखो किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद की वह आयु, किशोरावस्था के बाद की किशोरावस्था के बाद की को काट लो, बाद की आयु, बाद की रहने दो, चलो 1 मिनट रुको। अरे ये क्या है? किसी स्टूडेंट की है, 1 मिनट रुको बेटा। हाँ बेटा, आप लिखो किशोरावस्था के बाद की वह अवस्था, बाद की वह अवस्था, किशोरावस्था के बाद की
वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आती है, जिसमें जनन परिपक्वता आती है, यौनारंभ कहलाता है। यौनारंभ कहलाता है। यौनारंभ के समय लिखो बेटा, इसमें यौनारंभ के समय नर व मादा में गौण लैंगिक लक्षण ब्रैकेट में लिख लेना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखो क्या, गौण लैंगिक लक्षण लिख लिया क्या, ब्रैकेट में द्वितीय लैंगिक लक्षण ब्रैकेट बंद, उत्पन्न हो द्वितीय लैंगिक लक्षण ब्रैकेट बंद, उत्पन्न होते हैं। लिख लिया बेटा। अब ये गौण लैंगिक लक्षण है, ये अगर पूछ ले कि नर के गौण लैंगिक लक्षण बताओ, पूछ ले अगर एग्जाम, तो लिख दोगे क्या, लिख देना कुछ भी जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में बेटा अब ए पॉइंट डालना है। हाँ, कुछ भी का मतलब ऐसे लिख देना कि जैसे पूछे वो कि नर के गौण लैंगिक लक्षण लिखो, तो नर का मतलब यानी लड़कों का पूछ रहा है, तो उसमें क्या लिखना है कि आवाज फटने लग जाती है, चेहरे पर दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है। दूसरी चीज जो वर्षण होते हैं बेटा, वो कौन से हार्मोन का स्रावन करना स्टार्ट कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्रावन। बस ज्यादा 2 पूछेगा तो 2 कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अब ए पॉइंट डालना है ग्रीन पेन से, ए पॉइंट डालना है, ए पॉइंट बेटा ग्रीन पेन से डालो। नर जनन तंत्र, ए पॉइंट डालो बेटा, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, लिखो बेटा, इसमें लिखो, मानव में नर जनन तंत्र के निम्न अंग होते हैं। मानव के नर जनन तंत्र के निम्न अंग होते हैं, निम्न अंग होते हैं। अब बेटा फर्स्ट डाल लो, और कौन से पेन से डालना है, ब्लैक पेन से। फर्स्ट डालना है बेटा वर्षण, लिखो बेटा, इसमें लिखो बेटा, यह नर जनन ग्रंथि है, यह नर जनन ग्रंथि है। नर जनन ग्रंथि है, नर में एक जोड़ी वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षण होते हैं, जो शुक्राणु ब्रैकेट में लिखना बेटा, नर युग्मक ब्रैकेट बंद, एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लिख लिया। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित करता है,
करते हैं, करता की जगह करते हैं, करते हैं। वर्षण, आगे लिखना है वर्षण। वर्षण वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण कोश में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं क्योंकि वर्षण वर्षण कोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए, क्या शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप, आवश्यक ताप, आवश्यक ताप शरीर के ताप से, आवश्यक ताप शरीर के ताप से, शरीर के ताप से कम होता है, कम होता है। अपने शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब वर्षण निर्माण के लिए तापमान इस 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है बेटा? कम की आवश्यकता होती है। यानी कितने कम होना चाहिए बेटा? 2 से 2.5, इतना सा अंतर होता है। ठीक है, तो वर्षण का जो वर्षण कोश होता है बेटा, इसका तापमान कितना कम होता है शरीर के तापमान से? 2 से 2.5 डिग्री, यानी या तो 2 या 2.5 डिग्री क्या होता है? तापमान कम होता है। अब 37 डिग्री से कम कर लो, कितना होता है? डाई कम करो बेटा, इसमें 37 से कम करो, 34 लगभग 34.5 है ना, तो 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है किसका? वर्षण कोश का। अब वर्षण कोश में क्या पाए जाते हैं? वर्षण। क्या पाया जाता है बेटा? वर्षण। तो ये शरीर के तापमान से अगर 34.5 डिग्री अगर तापमान किसका है? वर्षण कोश का है, तो वही अगर वो तापमान होगा तभी वर्षण है ना जो शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, यानी नर युग्मों को क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए जो वर्षण होते हैं वो वर्षण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालो बेटा। शुक्राणु बेटा नर युग्मक है। जैसे अपन इसके अंदर परागकण पढ़ा था ना, जैसे परागकण पढ़ा था, किसके अंदर? पुष्पों के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर नर वाला नर युग्मक थे बेटा, यानी नर कोशिका थी। वो क्या थी? पराग कण थे। तो इसी प्रकार से मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर जो नर युग्मक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? नर युग्मक। तो उसमें जो जनन कोशिका होती है, यानी जो नर युग्मक होते हैं, जो नर कोशिका होती है, वो क्या होती है बेटा? वर्षण। क्या होती है? वर्षण। आया समझ में? इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, शुक्रवाहिनी। सेकंड लिखना है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। लिखो बेटा, नर में एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, नर में एक जोड़ी शुक्रवाहिनी होती है जो शुक्राशय में खुलती है, जो शुक्राशय में खुलती है। यह वर्षण, सर 2 मिनट, यह वर्षण में बने शुक्राणुओं, यह वर्षण में बने शुक्राणुओं को, यह वर्षण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय में ले जाने का कार्य करती है, शुक्राशय में ले जाने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अभी।